हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल माय डिजिटल पाथ में। आज हम जानेंगे ऑन पेज एसईओ और ऑन पेज एसईओ की जो टेक्निक्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आज ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऑन पेज एसईओ का मेन रोल क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन को ऑन साइट ऑप्टिमाइजेशन भी कहते हैं। ये इसलिए कहते हैं क्योंकि जो ऑन पेज एसईओ जो होता है वो आपके साइट के ऊपर किया जाता है, ठीक है। साइट को ऑप्टिमाइज़ करना होता है, इसलिए उसको ऑन साइट ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं, ठीक है। वेल इन ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन यू ऑप्टिमाइज योर वेबसाइट अकॉर्डिंग टू सर्च इंजन गाइडलाइंस। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन हैज़ एन इफेक्ट ऑन योर वेबसाइट लिस्टिंग इन नेचुरल रिजल्ट्स। तो ऑन पेज एसईओ में क्या है ना कि जैसे आप मान लीजिए कोई पर्टिकुलर कीवर्ड पे आपकी साइट रैंक तो कर रही है, ठीक है, लेकिन वो कीवर्ड पे रैंक कर रही है। जब आपकी वेबसाइट कोई विजिटर या यूज़र जो खोलता है वो अगर खुलने में बहुत टाइम लग रहा है या वेबसाइट लोड ले रही है, तो वो सब क्या है ना ऑन पेज में आता है कि भाई ऑन पेज आपने ढंग से ऑप्टिमाइज़ नहीं किया है, साइट की स्पीड स्लो हो गई है, ठीक है, या फिर जो कीवर्ड्स है वो ढंग से यूज़ नहीं है, या फिर कीवर्ड स्टफिंग है, ठीक है, या जो कीवर्ड यूज़ करने चाहिए थे वो ढंग से यूज़ नहीं किए गए हैं, ठीक है। हेडिंग्स का ध्यान नहीं रखा गया H1 H2 का, ठीक है। H1 बहुत मेन रोल प्ले करता है ऑन पेज एसईओ में। फिर अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट ब्रॉड कोर एल्गोरिथम ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन वाइटेड एसईओ। तो जो हमारा नया 2020 का जो एल्गोरिथम है गूगल का, उसके हिसाब से ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है वाइटेड एसईओ के लिए। वाइटेड एसईओ के लिए ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अभी आप इसलिए जितनी भी इसको हम टेक्निकल एसईओ भी बोल सकते हैं। जितनी भी टेक्निकल टर्म्स है आपके साइट से रिलेटेड, ठीक है, वो सब आ जाता है ऑन पेज में। अब हम बात करते हैं ऑन पेज टेक्निक्स की। कंपटीशन वेबसाइट एनालिसिस, कीवर्ड एनालिसिस, टैग ऑप्टिमाइजेशन, यूआरएल, फेवाइकन, ये सब जो है इम्पोर्टेंट है चीज़ें। इसके बारे में मैंने आगे इन डिटेल वीडियोस भी बनाए हैं, लेकिन यहाँ पे पहले सारी टेक्निक्स लिस्ट आउट कर देता हूँ मैं। कैनोनाइकलाइजेशन इंस्टॉलेशन, वेब स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, जावास्क्रिप्ट एंड सीएसएस फाइल ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ नॉन इंडेक्सेबल एट्रीब्यूट, टेक्स्ट कोड रेशियो, लिंकिंग, 3 इंटरनल एक्सटर्नल और ब्रोकन लिंक्स, डॉक टाइप, W3 स्कूल्स वैलिडेशन कराना, साइट मैप फाइल, robots.txt फाइल, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, कन्वर्जन फॉर्म, क्लाइंट साइड वेब पेज एनालिसिस, ठीक है। तो बात करते हैं पहले कंपटीशन वेबसाइट एनालिसिस की। तो कंपटीशन वेबसाइट एनालिसिस में क्या होता है कि मान लीजिए कोई पर्टिकुलर कीवर्ड है आपका, लाइक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन अहमदाबाद, ठीक है, या फिर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन इंडिया। तो अगर वो कीवर्ड पे आपको अपनी साइट रैंक करानी है और अगर उस कीवर्ड पे ऑलरेडी बहुत सारी साइट्स रैंक कर रही हैं, तो आप क्या करेंगे, आप उनकी साइट देखेंगे, ठीक है, उनकी साइट पे कौन कौन से कीवर्ड यूज़ हुए हैं। अभी आप जनरली जो भी टूल यूज़ करते हैं आपको कुछ कुछ कीवर्ड मिलते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपकी साइट रैंक ना कर रही हो और अगर आपकी कंपटीटर की साइट रैंक कर रही हो, तो आप उसकी साइट पे देख सकते हैं और कौन कौन से कीवर्ड यूज़ किए, आपको नए आइडियाज़ मिलेंगे कि हाँ ये साइट पे आप ब्लॉग लिख सकते हैं, ये कीवर्ड के ऊपर आप ब्लॉग लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो जो है आपका आता है कंपटीशन वेबसाइट एनालिसिस में। कंपटीटर की पूरी साइट का आप एनालिसिस करेंगे। अब बात करते हैं कीवर्ड एनालिसिस की। तो कीवर्ड एनालिसिस में क्या होता है कि कौन कौन से कीवर्ड पे आपको आपकी साइट रैंक करानी है, ठीक है ना, कौन कौन से आपके टारगेटेड कीवर्ड है, कौन कौन से मेन कीवर्ड है, ठीक है ना, जिसके ऊपर आपको ब्लॉग्स लिखने हैं, वो आता है कीवर्ड एनालिसिस में। और दूसरे की साइट पे कौन कौन से मेन कीवर्ड यूज़ हुए हैं, ठीक है, कौन कौन से कीवर्ड आपको यूज़ करने हैं, वो सब जो है आता है कीवर्ड एनालिसिस में। टैग ऑप्टिमाइजेशन के अंदर आपके जो मेन कीवर्ड्स होते हैं ना, वो आपको जैसे मेन कीवर्ड है वो आपको H1 में रखने का, ठीक है ना, बाकी के जो है वो सब बोल्ड में रखने का। तो ये सब जो है वो आता है टैग ऑप्टिमाइजेशन के अंदर, कौन कौन से आपको कीवर्ड ऑप्टिमाइज़ करने हैं, ठीक है, कौन से HTML टैग्स का यूज़ करके आपको आपके कीवर्ड ऑप्टिमाइज़ करने हैं, उससे रिलेटेड में आता है ये सब। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि टैग ऑप्टिमाइजेशन के जरिए हम अपनी साइट को कैसे अप्लाई, ठीक है। इसमें काफ़ी सारे टैग आ जाते हैं, जैसे मेटा टैग जिसमें टाइटल, ठीक है, डिस्क्रिप्शन, फिर अल्ट टैग, ठीक है, बोल्ड टेक्स्ट, वो सब।
अब बात करते हैं यूआरएल जो आपकी साइट का यूआरएल है, जैसे www. आपका डोमेन नेम और .com, ठीक है। फिर आप सर्च करते हैं जैसे www.domain.com/about us है या फिर टीम है, ठीक है। ये सब प्रोफाइल आप चेक करते हैं, ये सब क्या यूआरएल है, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए इन चारों में से जो कंपटीशन वेबसाइट एनालिसिस और कीवर्ड एनालिसिस है वो हमें बताते हैं कौन कौन से कीवर्ड आपको यूज़ करने हैं, ठीक है। और टैग ऑप्टिमाइजेशन और यूआरएल है वो बताते हैं आपको कि आपको आपके कीवर्ड्स है जो मेन वो कैसे इम्प्लीमेंट करने हैं। सिंपल कंसेप्ट। तो अब आप जैसे देख सकते हैं मैंने एक साइट खोली है, तो साइट के ऊपर ये जो आपको ये जो सिंबल दिख रहा है ना, ये हमारा फेव आइकन है, ठीक है। तो चलो अब बात करते हैं कैनोनाइकलाइजेशन इंस्टॉलेशन, ठीक है। तो आप जैसे देख सकते हैं जो मैंने बताया आपको कि कैनोनाइकलाइजेशन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बताता हूँ मैं। तो इसमें क्या है कि देखो जैसे मैंने ना यहाँ पे ये सर्च किया है इनकी साइट को anchor.com, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैंने एक साइट सर्च करी, ठीक है। उसके आगे www आपको दिखाया जा रहा है, ये जो है आपका है कैनोनाइकलाइजेशन ऑप्टिमाइजेशन। जब आप साइट का नाम सर्च करते हैं वो आगे www जो दिखता है आपको www. वो होता है आपका कैनोनाइकलाइजेशन ऑप्टिमाइज करा हुआ। अब आजकल जनरली सब में ये रहता है ये, तो टेंशन नहीं है आपका इसका। तो जनरल प्रॉब्लम क्या है कि कैनोनाइकलाइजेशन इंस्टॉलेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो क्रॉलर है जो गूगल का, वो आपकी साइट को दो साइट मान सकता है। कि जैसे मैंने सर्च किया था अभी जैसे ironpaper.com, अगर ironpaper.com खुलता है तो ठीक है, अगर www.ironpaper.com खुलने पे सिर्फ www खुलता है तो वो दोनों साइट को अलग अलग मानेगा। इससे क्या होगा कि आपकी साइट की रैंकिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, रैंक जल्दी ना करें। इसलिए कुछ भी सर्च करो, मैं खाली डोमेन से सर्च करूँ या www से सर्च करूँ, रिज़ल्ट एक ही आना चाहिए, सिंपल। अब बात करते हैं वेब स्पीड ऑप्टिमाइजेशन की, कि अगर कोई पर्टिकुलर कीवर्ड पे हमारी साइट अगर रैंक कर भी रही है, ठीक है, अगर वो कीवर्ड सर्च किया कोई विजिटर ने, फिर आपका हमारी साइट शो कर रहा है, उसने साइट खोली, अगर साइट खुलने में ज़्यादा टाइम लगेगा तो वो यूज़र वहाँ रुकेगा ही नहीं, ठीक है, दूसरी साइट पे चला जाएगा। तो हमारा एसईओ करने का फ़ायदा क्या होगा जब हमारी साइट पे कोई रुकेगा ही नहीं। तो इसलिए हमें वेब स्पीड का भी ध्यान रखना पड़ेगा, साइट को हमारे ऑप्टिमाइज़ अच्छे से करना पड़ेगा ताकि साइट जल्दी लोड हो। और क्रॉलर को भी सर्च करने में टाइम लगेगा कि अगर हमारी साइट लोड ही नहीं होगी तो सर्च इंजन है वो कंफ्यूज हो जाएगा, रिज़ल्ट शो करने में जल्दी शो ही नहीं कर पाएगा, तो यूज़र तो है वहाँ से निकल लेगा। इसलिए आपको आपकी जो साइट है वो ऑप्टिमाइज़ करनी चाहिए। और अगर यूज़र ने आपकी साइट खोली और तुरंत बंद कर दी ना तो आपका बाउंस रेट बढ़ेगा। बाउंस रेट के बारे में मैं आगे बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। बाउंस रेट जितना कम हो उतना ही अच्छा। और अगर क्रॉलर को भी लग रहा है कि भाई और अगर क्रॉलर को भी लग रहा है कि साइट लोड होने में बहुत टाइम लग रही है तो हमारी तो ये नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा हमारी साइट का उसके ऊपर, तो वो जो है हमारी साइट की रैंकिंग भी कम कर सकता है। तो आप जानते हैं क्या क्या रीजंस हो सकते हैं कि आपकी साइट लोड हो रही है। ज़रूरी नहीं है कि कंटेंट की वजह से ही आपकी साइट लोड हो। अगर जो जावास्क्रिप्ट और CSS फाइल जो यूज़ हुई हैं वो क्या अगर ज़्यादा स्पेस खा रही हैं या लोड होने में टाइम लग रहा है, वो सब का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब जानते हैं ऑप्टिमाइजेशन ऑफ नॉन इंडेक्स एबिलिटी। अब जो सर्च इंजन है वो सिर्फ टेक्स्ट रीड कर सकता है, ठीक है, इमेज, वीडियोस, आई फ्रेम ये सब रीड नहीं कर पाता है। इसलिए हम इमेज में देखा होगा अपने ऑल्ट टैग यूज़ मतलब करते हैं, ऑल्टर नेम देते हैं इमेज को, वो देना ज़रूरी है। हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमारी साइट है उसमें जो इमेजेस यूज़ हुई हैं या फिर जो भी चीज़ें स्लाइडर वाइडर जो भी यूज़ हुए हैं वो कहीं स्पेस तो नहीं ले रहे ज़्यादा, ठीक है, लोड होने में टाइम तो नहीं लगा रहे, ये सब हमको ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं हम लोग टेक्स्ट कोड रेशियो की। तो टेक्स्ट और कोड में क्या है कि टेक्स्ट मीन्स व्हाट, आपका साइट पे जो कंटेंट है वो, कोड मीन्स व्हाट, जो सोर्स कोड है वो। तो हमको ध्यान रखना है कि दोनों का रेशियो बराबर हो, ज़्यादा ऐसा ना हो कि सोर्स कोड तो है लेकिन टेक्स्ट अंदर साइड में कम है, ठीक है ना, तो इससे भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ती है साइट के ऊपर। अगर आपकी साइट में टेक्स्ट ज़्यादा है तो ठीक है, लेकिन तो आपको सिंपल क्या करना है कि टेक्स्ट कोड रेशियो चेक करने के लिए आपको गूगल पे सर्च करना है कोड टू टेक्स्ट रेशियो चेकर,
कोई भी टूल आप यूज़ कर सकते हैं। मैं यूज़ कर रहा हूँ स्मॉल एसईओ टूल्स। स्मॉल एसईओ टूल्स ये खोल के आपको अपनी साइट का यूआरएल पेस्ट करना है। उसके बाद चेक रेशियो पे क्लिक कर देना है। जनरली आपके साइट का जो कोड टू टेक्स्ट रेशियो होता है वो 10 to 15% के बीच में होना चाहिए। अगर टेक्स्ट रेशियो ज़्यादा हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। तो देख सकते हैं जैसे ये साइट का टेक्स्ट रेशियो है, कोड टू टेक्स्ट रेशियो है 18%, तो इट्स नॉट बैड। तो अब बात करते हैं लिंकिंग के बारे में, इंटरनल, एक्सटर्नल और ब्रोकन। तो चलिए अब बात करते हैं इंटरनल, एक्सटर्नल और ब्रोकन लिंक की। तो ये साइट जो खुली है इसका आप जो यहाँ एजेंसी पे जैसे क्लिक करेंगे, ये सब जो दिख रही है ना आपको अंदर, ये सब इंटरनल लिंक है। जो लिंक आपकी साइट के में ही खुलती हो वो आपकी इंटरनल लिंक होती है, ठीक है। जैसे मैंने खोला। अब एक्सटर्नल लिंक के बारे में जानना है अगर, तो एक्सटर्नल लिंक जो है, जो लिंक आपके साइट के बाहर जाती है, कहीं पे जाती है या कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाती है, जैसे फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन। कि मैं जैसे फेसबुक खोलूँगा तो इसका फेसबुक पेज खुल जाएगा। ये सब जो है आपकी एक्सटर्नल लिंक होती है। ये हो गया आपका इंटरनल लिंक, और ये जो लिंक बाहर जाती है वो हो गई आपकी एक्सटर्नल लिंक। और ब्रोकन लिंक्स मीन व्हाट, जिसमें 404 एरर आती है, मीन्स जो पेज अवेलेबल ना हो, खुलता ना हो, ठीक है, वो हो गया आपका ब्रोकन लिंक। डॉक टाइप और जो वैलिडेटर जो है आपका, उसमें कैसा है कि चलिए मैं देखता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ओके, तो डॉक टाइप चेक करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल कंट्रोल यू या फिर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करेंगे तो भी आपका सोर्स कोड खुल जाएगा। तो ये जो आपको दिख रहा है ये डॉक टाइप देखिए, तो इसमें HTML हो सकता है, HTML5 या XML। तो ये साइट जो है HTML के ऊपर बनी हुई है, HTML की कोड किया हो गया है इसमें फ्रंट एंड में, ठीक है। तो ये जो है आपका इससे रिलेट करता है कि कौन कौन से आप जो कोडिंग जो इसमें यूज़ हुई हैं, और प्लस आपका अब देखते हैं W3 स्कूल्स वैलिडेशन के बारे में। W3 वैलिडेटर की बात करें तो आपको करना कुछ नहीं, W3 वैलिडेटर गूगल पे लिखना है। तो आपको ये बस सिंपल साइट खोल लेनी है और अपना जो साइट का जो एड्रेस है, URL जो है वो आपने पेस्ट कर देना है वहाँ पे, ठीक है। ये जितनी भी एरर्स और वार्निंग्स है साइट की वो दिखाता है सिंपल, वो आपको सॉल्व कर देने की। देखिए जैसे इसमें देख सकते हैं साइट में अराउंड वार्निंग एंड एरर्स है, 3 एरर्स हैं, 5 एरर्स हैं, ओहो काफ़ी सारे एरर्स हैं, वो आपको सॉल्व कर देने की। और बाकी जो साइट में फ़ाइल हैं और robots.txt फाइल है, ये दोनों फाइल जो है आप गूगल वेबमास्टर पे सबमिट करेंगे, और उसके बाद जो वहाँ मिलेगा वो आपको अपनी वेबसाइट की रूट डायरेक्टरी में भी स्टोर करना रहेगा। साइट में फ़ाइल इसलिए हम सबमिट करते हैं क्योंकि जो गूगल है वो XML फाइल जो है वो रीड कर पाता है। हम जो कंटेंट इंग्लिश में लिखते हैं उसको कुछ पता चलता नहीं है क्रॉलर को, उन लोगों को, इसलिए हम साइट मैप की जो फाइल होती है वो सबमिट करते हैं। और कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन में आपका जो साइट का टेक्स्ट है, इमेजेस है, वो सब आ जाता है। फिर कन्वर्जन फॉर्म, अगर आपके साइट में फीडबैक फॉर्म है या कॉन्टैक्ट अस फॉर्म है तो ये एक गुड साइन है आपकी साइट के लिए। अपना जो सर्च इंजन है उसको लगता है कि भाई हाँ इनकी जो साइट है उसमें ये सब कन्वर्सेशन फॉर्म है, मतलब यूज़र और वेबसाइट का जो एडमिन है वो कांटेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे से, तो सर्च इंजन उसको एक गुड साइन मानता है। और क्लाइंट साइड वेब पेज एनालिसिस में ऐसा होता है कि जो आपकी क्लाइंट की जो साइट होती है उसका आप एनालिसिस करेंगे, ठीक है, जो मिस्टेक्स एरर्स है वो सॉल्व करेंगे, और जो प्रॉब्लम है वो क्लाइंट को आप बताएंगे कि आपकी साइट में ये प्रॉब्लम है, मीन्स पूरा साइट का उसका एनालिसिस करेंगे। यूजेबिलिटी में आप यूज़ करेंगे वही चेक करेंगे कैसा वर्क कर रहा है कि नहीं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, यू कैन फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया, लिंक्स जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप वहाँ जाके फॉलो कर सकते हैं मेरे को। और इसके बाद में अभी और आगे वीडियोस बनाने वाला हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।